हम लोग पढ़ रहे थे भाग 5, है ना। भाग 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसमें? नंबर 1 पर कार्यपालिका क्या पढ़ा था? कहां से कहां तक? 52 से, अनुच्छेद 52 से 78 तक, जिसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ा, प्रधानमंत्री पढ़ा और पूरी मंत्रिपरिषद को पढ़ा था, है ना। इसी में उपराष्ट्रपति को भी पढ़ा था। सॉरी। दूसरा हमने इसमें पढ़ा क्या? विधायिका, अनुच्छेद कहां से कहां तक? 89 से 123 तक, जिसमें हमने संसद पढ़ा, लोकसभा पढ़ा और राज्यसभा पढ़ा, है ना। अभी हमें तीसरा पढ़ना है, क्या है? न्यायपालिका। क्या पढ़ना है अब हमको? न्यायपालिका। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 124 से 147 तक न्यायपालिका पढ़ना है। और इसके बाद में हमको अलग से पढ़ना है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कहां से कहां तक वर्णन है? 148 से 151। यही बातें हैं, दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसकी शुरुआत करते हैं न्यायपालिका की, ठीक है ना। कार्यपालिका का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य क्या है? ये मोटे मोटे तीनों में हम अंतर बचा चुके हैं। विधायिका यानी कि विधि यानी कि कानून बनाने वाली संस्था होती है, और भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था संसद है। संसद का निर्माण कैसे होता है? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है ना। विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू कराने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। किसकी होती है? कार्यपालिका की होती है। किसकी होती है? कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद है। ये कार्यपालिका है ना। कार्यपालिका प्रमुख नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, है ना। अब हमको पढ़ना है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में भी हम एंट्री के तौर पर राष्ट्रपति को देखेंगे, यानी कि राष्ट्रपति को तीनों जगह अलग अलग बातों के साथ गढ़ा गया है, लेकिन वो सारी बातें उसकी नाम मात्र के लिए, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना क्या है? न्यायपालिका। न्यायपालिका करती क्या है? जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को ध्यान में रख करके भारत की पूरे नागरिकों को एक एकल स्थिति में मान करके उनके साथ न्याय करने की परिकल्पना जिसके साथ गढ़ी जाती है, वो कौन है? न्यायपालिका है ना। तो हमें स्टार्ट करना है न्यायपालिका। न्यायपालिका का वर्णन बेटा कहां से कहां तक है? 124 से 147 तक अभी पढ़े थे। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका किसको कहते हैं? तो भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में मूल संविधान यानी कि जब संविधान बनाया गया था उस समय पर, पहले मुझे ये बताओ भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बना? बिल्कुल सही बात है, भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कहां बना था बेटा? तो कलकत्ता में बना था 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है ना। यही बात है। अब हम बात करते हैं मूल संविधान की। मूल संविधान हमारा कब बन करके तैयार हुआ था? 24 नवंबर 1949। 24 नवंबर 1949 को मूल संविधान पूरी तरीके से बन करके रेडी हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। जो मूल संविधान बनाया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 8 रखी गई थी, जिनको 1+7 के रूप में देखा जाता था। 1 सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश 1 और उनके 7 सहयोगी दल।
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 1+33 यानी कि टोटल कितनी है? 34 है। तो मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या थी 8, जिनको कहते थे 1+7। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है 34, जिनको कहते हैं 1+33। एक जो होता है वो सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं हम भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें जो जजों की संख्या निर्धारित होती है किसके द्वारा होती है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या संसद निर्धारित करती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। तथा हाई कोर्ट में जजों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। भारत की जो न्यायपालिका है उसका बर्डन अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अनुच्छेद 124 के तहत भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका होगी। भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका कौन होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी। कौन से अनुच्छेद के तहत? 124 के तहत। मूल संविधान में जब वर्णन हो रहा था उस समय पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित की गई थी 8, जिनको कहते थे 1+7। वर्तमान में जजों की संख्या है 34, जिनको कहते हैं 1+33। यही है ना? और अगली बात क्या कही हमने? सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित किसके द्वारा होती है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करती है संसद, जबकि हाई कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति। हाई कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करते हैं राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कौन निर्धारित करती है? संसद। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज कब बन सकता है, उसकी योग्यताएं क्या रहेंगी? सबसे पहली बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी हाई कोर्ट में, किसमें? हाई कोर्ट में या तो 5 साल तक जज रहा हो या 10 साल तक वकील के तौर पर काम किया हो। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की मूल विशेषताएं, पहली बात क्या है? भारत का नागरिक हो। दूसरी बात क्या है? किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज रहा हो या 10 साल क्या रहा हो? वकील रहा हो। तथा तीसरी बात क्या है? राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता समझते हैं? विधिवेत्ता समझते हैं यानी कि कानून का जानकार होना चाहिए। राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि वाकई में कानून का जानकार है, यानी कि विधिवेत्ता होना चाहिए। और भारत में यह बात कहां से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। भारत में यह बात कहां से ली गई है? तो अगली बात, ये जो विधिवेत्ता वाली बात है इसकी अब हम बात करते हैं। तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इसमें जो जजों की संख्या निर्धारित होती है, यानी कि इसमें जो जज जिसको चुना जा रहा है उसकी योग्यताएं जब कभी भी देखनी होती हैं, तो जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कैसे करते हैं आप नियुक्ति कैसे करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जज की? मतलब ये योग्यताएं, भारत का नागरिक, हाई कोर्ट में 5 साल तक जज या 10 साल तक वकील और राष्ट्रपति की नजर में विधिवेत्ता, तो ये योग्यताएं तो सामान्यतः बहुत लोगों में मिल जाएंगी। तो फिर क्या इतने लोगों को थोड़ी नहीं सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में तो जजों की संख्या मैक्सिमम कितनी है? 1+33। तो फिर कैसे नियुक्ति की जाएगी? तो उसके लिए क्या किया जाता है वो समझिएगा आप। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इसमें जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच बनाई जाती है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट के जो सुपीरियर 5 जज होते हैं उनकी एक बेंच बनाई जाती है और उनके द्वारा किसके द्वारा? बेंच द्वारा राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इसमें जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यों की एक बेंच बना करके की जाती है। ये बेंच सुझाव देती है राष्ट्रपति को कि इस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज की या हाई कोर्ट के जज की शपथ दिला दीजिए, उसी व्यक्ति को यह शपथ दिला दी जाती है। यानी कि केवल राष्ट्रपति का काम यहाँ किसका है? शपथ दिला देने का है। काय का है? यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जजों की संख्या निर्धारित करनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट के ही जज निर्धारण करते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, कोई बात है इसमें?
क्लियर है? आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि इसके बारे में कहा जा सकता है कि तो फिर ये क्या है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम है भाई। वही लोग और अपने लिए सदस्य चुनेगा, जैसे मुझे और अपने ही घर के लिए सदस्य चुनने की आजादी है, तो मुझे जो बेहतर लगेगा मैं उसी को चुनूंगा। और मुझे कौन बेहतर लगेगा? जो मेरे परिवार का सदस्य होगा, है ना? तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों की बेंच को कौन बेहतर लगेगा? जो उनके परिवार के लोग होंगे। तो वो अपने ही परिवार के अधिकतर लोगों को चुन लेते हैं, और जब वो अपने ही परिवार के लोगों को चुन लेते हैं तो इसी प्रणाली को क्या कहते हैं हम? कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, या नेपोटिज्म कहते हैं। इसके द्वारा भाई भतीजावाद बढ़ता है। नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद इसके द्वारा बढ़ता है। लेकिन आप इतना बस यहां याद रखिएगा, भाई भतीजावाद इस नेपोटिज्म द्वारा बढ़ तो रहा है, यानी कि नेपोटिज्म को इस कंडीशन के द्वारा क्या है, बढ़ावा तो मिलता है, लेकिन ये कंडीशन करप्शन को जन्म देगी, इसकी कोई भी सबूत देखने को नहीं मिलते। अब मैं बतौर उदाहरण बताता हूं आपको, कुछ बातें करता हूं। आपने अक्सर देखा होगा एक आदमी जो चालाकी से या कूटनीति से या अचानक से उसके पास कहीं से पैसा आया है, और एक आदमी एक लंबे समय से या पीढ़ी दर पीढ़ी उस पैसे का भोग विलास कर रहा है, तो दोनों में से करप्शन किसके करप्ट ज्यादा होने के चांस होंगे? जिसके पास एक साथ आया है उसमें अचानक से कुछ एटीट्यूड आएगा, लेकिन हम इसके बारे में भी नहीं कह सकते फिक्स तो, क्योंकि बहुत तेरे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक साथ उभर करके आए हैं और देश को नए आयाम दे करके गए हैं। तो ये गणनाएं गढ़ी जाती हैं कहां से? ये गणनाएं गढ़ी जाती हैं एजुकेशन से, शिक्षित होने से। जज अशिक्षित व्यक्ति तो नहीं होगा, उसकी पीढ़ियां जज रही हैं तो अशिक्षित तो नहीं रही होंगी। भारत में आपने कितने ऐसे परिवार सुने हैं कि वहां से सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है? तुमने आईएएस सुने होंगे अपने आसपास, पीसीएस सुने होंगे अपने आसपास, एसएससी सीजीएल में लगे हुए सुने होंगे अपने आसपास, पुलिस वाले सुने होंगे अपने आसपास, लेकिन किसी की रिश्तेदारी में कोई सुप्रीम कोर्ट में जज है? हाई कोर्ट में वकील ही हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ये जो प्रणाली है भारत में, ये कुछ निश्चित चुने हुए परिवारों तक सीमित है। वे परिवार लंबे समय से ये सेवा देते रहे हैं और अभी तक उनको करप्ट नहीं पाया गया है। इसके पीछे की सिचुएशन भी इसलिए तय कर सकते हैं हम, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शिक्षित हैं हमेशा से तथा मानवता को समझते हैं। जो व्यक्ति प्रौढ़ तौर पर शिक्षित हो वही व्यक्ति मानवता को समझ सकता है, और जो मानवता को समझ सकते हैं वही उस मानवता के साथ न्याय कर सकते हैं। कोई एकाध अपवाद इसका मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन इसमें अपवाद मिलने के चांस कम होते हैं। और यही कारण होता है कि राजनेता कितना भी बड़े से बड़ा हो, वो जज कितना भी छोटे से छोटा हो, उसके सामने जाकर के सरेंडर हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर जज की सटक गई और उसने कह दिया, ऐसे एक्शन में जाकर के ऐसे ही खड़े हो गए, जाओ इसको पहले कपड़ा पहनना सिखाओ, चलो उठाओ, इसको जेल में डालो 24 घंटे के लिए, और पता चला कि उसने ये बदला किसी से जानबूझ करके लिया, और आप कितने भी बड़े आदमी हैं कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बदला वो उस दिन ले सकता है जब छुट्टियां पड़ रही हैं। और मान के चलिए 4-5 दिन की लगातार छुट्टियां हैं और ले गया बदला। अब आप कहेंगे कि कहीं भी किसी का भी दरवाजा खटखटाएंगे ऐसे व्यक्ति का जो रात के 12 बजे आपको बेल दे दे, क्योंकि जज को यह अधिकार है कि वो अपनी कमेटी कभी भी, मतलब वो अपना सुझाव जो है वो किसी भी समय लोगों को बुला करके सुन सकता है, तो सुझाव दे दे। आपने कई बार सुना होगा रात के 12 बजे उसके लिए क्या आ गया, है ना? तो ऐसी कंडीशन का मतलब क्या, ये जज को अधिकार है। लेकिन जज का जज
क्योंकि यहां क्या है, कॉलेजियम सिस्टम है, यानी कि किसी न किसी रिश्ते में ही रहेगा, और वो किसी न किसी रिश्ते में रहेगा तो वो सबको कॉल घुमा देगा। हाँ भाई देख लेना, मेरे से पंगा ले रहा था इसलिए कर दिया, बेटा सड़ा रहे अब आराम से। इसलिए भारत में ऊंचे से ऊंचे पद से आप गरिया सकते हैं, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से प्रश्नवाचक चिन्ह पूछ सकते हैं, लेकिन जज की नीयत पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना यह मुश्किल है। और इसका यह भी मतलब नहीं है कि पूरी तरीके से वहां पर कॉलेजियम सिस्टम चलता है। अगर यह मतलब होता तो बहुत तेरे लोग ऐसे हैं हमारी अपने ही ग्रुप में से बता रहा हूं मैं, जो पीसीएसजे करके गए हैं और जज बने हैं और बहुत अच्छे पदों पर हैं, काम कर रहे हैं अपना अपना। तो ये भी नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम द्वारा ही बने हैं, बस बात इतनी सी है कि उस सिस्टम के द्वारा उनको थोड़ा सा आगे सहूलियतें मिल जाती है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन कहीं भी हो तो सरकार क्या कोशिश करेगी कि मैं इसमें एंट्री मारूं ताकि मेरे जज जाएं यहां, है ना, मारेगी कि नहीं करेगी कोशिश। और ऐसी सरकार तो जरूर कोशिश करेगी जिसके दिमाग में पूरी तरीके से अभद्रताएं फैली हुई हों। देखने को भी हमने ऐसा मिला था हमें कुछ समय पहले ही, अभी देखिएगा, अभी बताते हैं। कॉलेजियम सिस्टम समझ गए? तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि भैया कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। कब हुई थी? उससे पहले तो मतलब बेंच ही अपने आप बना करके किसी कोई ना कोई निर्धारण कर लेती थी, लेकिन तब से पूर्ण तरह से लगभग मतलब ज्यादा उस पर फोकस हो गया। ठीक है, इस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम की जगह दूसरा कोई सिस्टम लाने के लिए एक संसद में संविधान संशोधन हुआ, 99वां संविधान संशोधन 2014। जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसके दिमाग में पहले से ही कुछ होगा वो तो कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी करेगा, और उसके लिए तो जरूरी है कि वो हटाए जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को और अपने किसी व्यक्ति को बनाए। तो क्या किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या निर्धारित होती है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। तो उसको लगेगा कि सारा काम कौन कर देगी? संसद। लेकिन संसद, उसमें क्या बोला गया है इससे पहले? क्या बोला गया है 122(23) में? सुप्रीम कोर्ट, संसद और न्यायपालिका दोनों क्या होंगी? विभेद होंगी, कोई भी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, है ना। तो जैसे ही ये गया संविधान संशोधन हो करके, न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था, जिसका नाम रखा गया था क्या? न्यायिक नियुक्ति आयोग। यानी कि जो जज हैं उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी, और जो जज हैं उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी तो वो कैसे की जाएगी, पहले उस बात को समझिए। तो न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए 5 की जगह उसमें कितने सदस्य थे? 5 रखे जाएंगे, सदस्य 6, जिसमें से 1 होंगे सीजेआई, 2 होंगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। कितने हो गए? 3। 1 होंगे केंद्रीय कानून मंत्री, और 2 हो गए प्रख्यात व्यक्ति, और जो प्रख्यात व्यक्ति में थे 1 पीएम जरूर होंगे। आप समझ रहे हैं, ये तो पैरेलल पोजीशन हो गई, क्योंकि ये तीनों तो यहीं से होंगे। ये तीनों कितना भी जोर लगा रहे हैं फिर तो पैरेलल पोजीशन चली जाएगी संसद में, संसद में चली जाएगी। मत लो ना एक भी, तो क्या कहते हैं, संसद में चली जाएगी। और बात संसद में चलेगी तो माता जी पहले तो ही बैठे ना पुख्ता तौर पे, तो फिर क्या कह देंगे? हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ, तो खेल ही खराब कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा, ये बकलोली जाकर के ना, जो बेवकूफ लोग हैं अशिक्षित, जिनको उल्लू बना करके बैठे हो, उन पर जाकर के लगाओ, ये यहाँ नहीं चलने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में से असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये सब सिस्टम हमारे यहाँ नहीं चलता, चल चल करो, नहीं तो पता चलिए अभी तुमको जेल पहुंचा देंगे 2 मिनट में, ढूंढते ही रहना फिर क्या हुआ वहां, है ना। तो ये सारा सिस्टम रिप्लेस करने के लिए लाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनकार कर दिया। नेक्स्ट, कार्यकाल। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष, या उसकी उम्र 65 वर्ष, जो भी दोनों में से पहले हो जाए वही ठीक है। ठीक है, अगली बात, सुप्रीम कोर्ट के जज को मैंने पहले ही बताया था, महाभियोग शब्द केवल किसके लिए यूज होता है? राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। बाकी सभी के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया यूज होती है। क्या होता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया यूज होती है, यानी कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है किसको? सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी। कैसे हटाया जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अगर, क्या क्वेश्चन था?
ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, वो क्वेश्चन ऐसे करके होगा कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा। महाभियोग शब्द, तो महाभियोग शब्द का यूज कहीं भी नहीं है। क्या? हाँ, तो वो वही बात तो हो गई, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। तो फिर नहीं तो, और दूसरा ऑप्शन क्या है? और तीसरा? नहीं तो राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, राष्ट्रपति को तो वो इस्तीफा देंगे ओनली। महाभियोग ही आंसर होगा फिर उस हिसाब से, तो उस हिसाब से तो फिर आंसर महाभियोग ही होगा। ठीक है ना? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया क्या होती है, ये महाभियोग हम पूरा पढ़ा चुके हैं आपको। संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू होती है ना? और वहां कितना लेते थे? राष्ट्रपति के लिए 1/4। लेकिन यहां पर फिक्स कंडीशन है, अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग लाना है तो उसके लिए अगर लोकसभा ला रही है तो कम से कम 50 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, और अगर राज्यसभा लाना चाह रही है तो कम से कम कितने सदस्य हस्ताक्षर करेंगे? सॉरी, लोकसभा ला रही है तो 100 और राज्यसभा ला रही है तो कितने? 50। तथा 2/3 सदस्यों की बहुमत से इसको क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। और एक बात और इसमें होती है, हम वो पहले ही बता चुके हैं, महाभियोग में क्या होता है, अगर लोकसभा महाभियोग लेकर के आती है तो राज्यसभा न्यायालय की भूमिका निभाएगा, और अगर राज्यसभा महाभियोग लेकर के आती है तो लोकसभा न्यायालय की भूमिका निभाता है। ये पूरी कहानी हम पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं। भारत में 2 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया लेकिन पारित किसी के भी खिलाफ नहीं हुआ है। एक रहे रंगास्वामी और दूसरे रहे रामास्वामी। ठीक है, नेक्स्ट। जब कभी भी ये प्रोसेस चलता है तो इस प्रोसेस के चलने के दौरान की कहानी क्या होती है वो समझ लीजिए। अब इसके बाद जांच के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है कि क्या जिस व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग लाया गया है वो सही है या गलत है। ठीक है ना? 3 सदस्यों की समिति बनाई जाती है। सदस्य कौन होते हैं? या तो सीजेआई को लिया जाता है, और उस समय पर सीजेआई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को लिया जाता है। दूसरे व्यक्ति किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ले लिया जाता है, और तीसरे किसी पारंगत विधिवेत्ता को। ये तीनों व्यक्ति इसका निर्णय करते हैं कि इसने या इसने जो इल्जाम लगाए हैं क्या वो सही हैं। अगर वो इल्जाम सही हैं तो ये पीठ इसकी जांच करती है, और इस पीठ को भी ये सही लगते हैं तो जांच के बाद राष्ट्रपति जिस दिन हस्ताक्षर कर देगा कि पीठ की सही है, उसी दिन से क्या हो जाता है? वो पद रिक्त हो जाता है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बात करें कमेटी की चलेगी, उसकी कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप समझे ही नहीं पहले क्या होगा। पहले ये लाया जाएगा, नहीं समझिए पहले हो क्या रहा है। पहले ये लाया जाएगा, पहले ये लाएगा 14 दिन की पूर्व सूचना पर, 14 दिन पहले से बताएगा उसको, और लाने के बाद अब इसको पारित कराएगा। और इन्होंने यहां से पारित कर दिया, अब इन्होंने यहां से पारित कर दिया तो ये तो गलत भी तो कर सकते हैं। अभी जैसे जिसकी सीटें ज्यादा हैं, तो जिसकी सीटें ज्यादा हैं तो वो तो कुछ भी करा सकता है ना, वो कुछ भी करा सकता है। इसका मतलब क्या, वो तो उसको गलत भी पारित तो कर सकते हैं। तो जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम सही है कि गलत, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। ये नहीं, ये कमेटी लोकसभा राज्यसभा नहीं बनाएगी, ये कमेटी अपनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होगी। इस कमेटी में या तो सीजीआई रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, दूसरे व्यक्ति किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, और तीसरे कोई पारंगत विधिवेत्ता रहेंगे। और तीनों व्यक्तियों की मीटिंग कमेटी जो है निर्णय देगी। निर्णय में अगर संतुष्ट है उनके लगाए गए इल्जामों से तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दी जाएगी, और वो रिपोर्ट पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, और वो पद उसी दिन से क्या हो जाएगा? खाली। अगर असंतुष्ट है तो भी राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे और कहेंगे कि नहीं भाई गलत इल्जाम है। यानी कि आप नेता हो सकते हैं, और नेता बनने के बाद आप बेवकूफ बना सकते हैं अनपढ़ अशिक्षित जनता को, इनको नहीं। यहां पंगा बहुत भारी है। नेक्स्ट, न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के विघटन में व्यापक नहीं होता है। ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं। जितने भी काम राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए जाते हैं,
राष्ट्रपति द्वारा जितने भी काम शुरू किए जाते हैं उनमें से कोई भी ऐसा काम नहीं है जब लोकसभा विघटित हो जाए तो काम व्यपगत हो जाए। व्यपगत का मतलब है रुक जाए। कोई भी काम रुकता नहीं है लेकिन वो चलता रहता है, परंतु उस चलने के दौरान के काम को क्या कहते हैं हम? पंगु सत्र। बताए थे ना, क्लियर है? उस कार्य को हम कैसा सत्र का कार्य कहते हैं? पंगु सत्र का कार्य कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया ऊपर लागू हुई थी अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की, जिसको महाभियोग कह रहे थे, ये प्रक्रिया हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने पर भी लागू होती है तथा यही प्रक्रिया कैग को हटाने पर भी लागू होती है। क्लियर है? नेक्स्ट, नहीं हटे। अगली बात, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। कौन सी निधि से दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। निधियां तीन प्रकार की होती हैं, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोकलेखा निधि। लोकलेखा निधि में वो पैसा जमा होता है, वैसे अभी आगे बताऊंगा इसको। अभी संचित निधि का समझ लो, सामान्यतः सरकार की टोटल इनकम इसी निधि में जमा होती है, बस इतना समझ लो। जब निधि पढ़ाएंगे तब वो क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। जो 33 जज 1+33 का पोर्शन है, जो 33 जज होते हैं उनमें से प्रत्येक को 2.5 लाख रुपए पर मंथ दिया जाता है, जबकि जो सीजेआई होते हैं उनको 2.80 यानी कि 2,80,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं तथा सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्याग पत्र भी किसको देते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन करता है। क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 125 सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन। हो गई दोनों बातें, दोनों पर क्लियर हो चुका है सब कुछ। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, इसके बारे में हम बता चुके हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? जैसे कार्यकारी राष्ट्रपति क्या होते हैं? जब राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्य को देखने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्यकारी राष्ट्रपति। वैसे ही जब सीजेआई नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में उनके कार्यों को देखने के लिए जिसको चुना जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। 127 में तदर्थ न्यायाधीश, एडहॉक जज, एडीएचओसी, एडहॉक जज का पद है तदर्थ न्यायाधीश। ये दोनों क्वेश्चन आप अभी के लिए ऑब्जेक्टिव तौर पर याद रख लीजिए, अभी इनको मैं बढ़ाऊंगा आगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। कार्यकारी न्यायाधीश का वर्णन 126 में है और तदर्थ न्यायाधीश का वर्णन 127 में है। कार्यकारी 126 और तदर्थ का 127। ठीक है, अब हम बात करते हैं। यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की गढ़पूर्ति न हो पा रही हो, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है इसको समझ लीजिएगा क्या है ये। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, समझिएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है बच्चा? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 1+33 का मतलब कितना हो गया? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या हम कैसे निर्धारित करते हैं बच्चा? हमने क्या बताया था? संसद के सदनों की गढ़पूर्ति कितनी होती है? तो हमने बताया था 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, 1/10 या 10 जो भी अधिक हो, तो वही यहां लगाएंगे। इसका 1/10 करेंगे हम तो कितना हो जाएगा बच्चा? 3.4 यानी कि 4 या 10 दोनों में कौन ज्यादा है? तो आप इतना याद रख लीजिएगा कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट को कोई निर्णायक मत देना होता है उस समय पर गढ़पूर्ति अनिवार्य होती है। और गढ़पूर्ति का मतलब है कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कितने सदस्य होने चाहिए? अगर 10 सदस्य किसी दिन उपस्थित नहीं है, आकस्मिक स्थिति ऐसी है कि 10 सदस्य उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अलग से सदस्य बुलाना पड़ता है। जो अलग से न्यायाधीश बुलाया जाता है उसको तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। समझ गए पहली बात? क्लियर है? क्लियर है तदर्थ न्यायाधीश कौन है? तो हमने क्या कहा? यदि किसी समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति नहीं हो पा रही हो तब तदर्थ न्यायाधीश को बुलाया जाता है उसकी गढ़पूर्ति करने के लिए। और इस तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति
कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से या तो सीजेआई करते हैं या हाई कोर्ट। कौन करते हैं? सीजेआई या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उपस्थित होने के लिए कहा जाता है। कौन करते हैं? नियुक्ति कौन करता है? सीजेआई। कौन करता है? सीजेआई। और किसको कहता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ऑर्डर दे दिया, जैसे बोल दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक व्यक्ति आ जाइए, एमपी हाई कोर्ट से एक व्यक्ति आ जाइए, ऐसे करके किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को क्या कर दिया जाता है? उपस्थित होने के लिए बोल दिया जाता है, और उसको उपस्थित होना ही पड़ेगा क्योंकि ऑर्डर टू सीजेआई है ना। और उसमें भी अनुमति किसकी मिली है? राष्ट्रपति की। क्लियर है? यही क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? भारत में हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? भारत में हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? 25 हाईकोर्ट हैं भारत में, उनमें से किसी को भी बुलाया जा सकता है इसके लिए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना? लेकिन तदर्थ न्यायाधीश वही व्यक्ति बुलाया जाएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। अगर उसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता नहीं है तो उसको बुलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 128, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सीजीआई बुला सकता है कभी भी काम बढ़ जाए तो। जैसे काम बढ़ गया, अचानक से किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है, तो जो हमारे सेना नायक ड्यूटी ऑफ हो चुके हैं उनको भी बुला लेते हैं, आ जाइए लड़ाई के लिए, है ना। तो वैसे ही अगर काम बढ़ जाए बहुत ज्यादा और न्यायाधीश चुन पाना कठिन स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको भी सीजेआई पत्र लिख करके बुला सकता है। और ये बर्डन कहां है? अनुच्छेद 100। क्लियर है? अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय में समझते हैं? अभिलेखीय न्यायालय का मतलब होता है कि उसका जो निर्णय है वो रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्डेड है का मतलब क्या है? कि उसका जो निर्णय है वही कानून है। उसका जो निर्णय है वही कानून है, वो सर्वमान्य कानून है। भारत में दो न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय होते हैं, दोनों को अपना रिकॉर्ड रखने का अधिकार होता है और दोनों की बातों को तर्कसंगत लिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आपने कई बार देखा होगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब वकील को बहस करते हुए देखा होगा, सर देखिए पिछले मुकदमे में ऐसा हुआ था, हाईकोर्ट ने ये निर्णय दिया था। अब जज को माननी पड़ेगी उसकी बात, क्योंकि वो क्या है, समझ रहे हैं ना, वो क्या है? रिकॉर्डेड है। क्योंकि कैसे न्यायालय का रिकॉर्ड है वो अभिलेखीय न्यायालय का। क्लियर है? तो अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है जिसमें उसके पास वे सभी शक्तियां होंगी जिसमें वह स्वयं की अवमानना करने पर दंड दे सके। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक फैसला स्वयं में क्या हो जाता है? कानून हो जाता है। हाई कोर्ट के साथ भी ऐसा होता है। अनुच्छेद 129 अभिलेखीय न्यायालय बनाता है सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 215 अभिलेखीय न्यायालय बनाता है हाई कोर्ट को। ठीक है, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है और अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट अभिलेखीय न्यायालय है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नेक्स्ट, अगली बात, निर्णय को चेंज करने का अधिकार भी इन्हीं को है। फिर पुराने निर्णय को सुन करके और उसमें कुछ भी ऐसा जो प्रकृति का दोहन कर रहा है और अभी के लिए सही है, तो उसमें निर्णय को सुन करके उस निर्णय की पुनरावृत्ति करने का अधिकार भी इन्हीं के पास है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों अभिलेखीय न्यायालय है। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां होगा? दिल्ली। इसकी ब्रांच यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच
सीजेआई की अनुमति से। किससे? राष्ट्रपति को कहीं भी खोल सकते हैं, राष्ट्रपति कहीं भी खोल सकते हैं। क्या कहीं सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच है? अभी नहीं है। मुंबई में खोलने की एक बार चर्चा हुई थी लेकिन सफल नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 131 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात होती है। काय की बात होती है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब समझते हैं आप कि इस विषय पर मुकदमा सुनने का अधिकार सिर्फ जिस व्यक्ति को होता है वह उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। आपके परिवार में कोई गड़बड़ी हो गई है तो आपके परिवार में हुई गड़बड़ी को सबसे पहले सुनने का अधिकार आपके परिवार के मुखिया को है, ना कि गांव की पंचायत को। समझ गए ना? और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो मुखिया प्रत्येक सदस्य की लठ कुटाई कर सकता है, हाड़ पाम तोड़ सकता है बिना काऊ गलती के। ना समझे? वैसा ही सुप्रीम कोर्ट के साथ है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सीधा सुनने का अधिकार केवल किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। उनको कोई भी निचला सदन नहीं सुन सकता। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी दोनों के पास है, सुप्रीम कोर्ट के भी पास है और हाई कोर्ट के भी पास है। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 121 और हाई कोर्ट के 131 और हाई कोर्ट के पास जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है वो अनुच्छेद 226। ठीक है, यहां केवल वही मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। समझ गए ना बात को? और 226 में केवल वही मामले आएंगे जिनकी सुनवाई केवल कौन करता है? हाई कोर्ट ही करता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार में भी दो तरीके के क्षेत्राधिकार होते हैं। एक होते हैं एकल क्षेत्राधिकार और एक होते हैं समवर्ती क्षेत्राधिकार। एकल का मतलब उसमें केवल वही सुन सकता है और कोई सुन ही नहीं सकता, और समवर्ती का मतलब उसके समकक्ष भी कोई सुन सकता है ना? तो एकल का मतलब है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकता है और समवर्ती का मतलब है उसके समकक्ष यानी कि हाई कोर्ट भी सुन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कौन? हाई कोर्ट भी सुन सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? यहां मैं आपको एक बात बता दूं, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। अब दोनों चीजों में बर्डन क्या है वो समझिएगा। ये क्वेश्चन तमाम बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो डायरेक्ट व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ले जाता है। तो अनुच्छेद 32 डायरेक्ट व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट भी ले जाता है, साथ ही अगर वह सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता है तो हाई कोर्ट भी ले जाता है। क्योंकि वो जो मूल अधिकार वाला मुद्दा है वो क्षेत्राधिकार तो है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो एकल क्षेत्राधिकार नहीं है बल्कि समवर्ती क्षेत्राधिकार है। समझ गए ना? समझ गए? यही अब मैं दूसरी तरीके से बात करूं, अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। यानी कि रिट दायर करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर हावी है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है क्योंकि सुप्रीम है, लेकिन एक मामला ऐसा है जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नजर आता है। कौन सा? रिट दायर करने का मामला। समझ गए ना? क्योंकि रिट दायर के मामले में हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत भी सुनवाई कर सकता है और 226 के तहत भी सुनवाई कर सकता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन ऐसे करके आ जाए, किस मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नजर आता है? रिट दायर करने के मामले में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया होगा पूरा? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए इस वाली बात की जो बात हो रही है इसकी बात बताएंगे हम, एकल क्षेत्राधिकार की। ये समवर्ती क्षेत्राधिकार तो आप समझ गए ना क्या है? एकल क्षेत्राधिकार का प्रयोग कब करेगा, यानी कि 131 का डायरेक्टली प्रयोग कब करेगा?
समवर्ती क्षेत्राधिकार में तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करता है सुप्रीम कोर्ट। कौन से का? समवर्ती क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट प्रयोग करता है अनुच्छेद 32 का, और हाईकोर्ट प्रयोग करता है 32 का और 226 का। लेकिन एकल क्षेत्राधिकार में सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करता है? 131। 131 प्रयोग होने का मतलब क्या है और 32 प्रयोग होने का मतलब क्या है? दोनों में अंतर समझ गए? 32 प्रयोग होने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सुनवाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 131 प्रयोग होने का मतलब है कि केवल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, हाई कोर्ट उसमें कोई दखलंदाजी नहीं दे सकता। तो ये ऐसे कौन से मामले होते हैं जहां केवल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, हाई कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं? तो ऐसे मामले नंबर 1, अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद है तो उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। अगर राज्य और राज्य यानी कि एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद है तो वहां भी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। और राज्य और केंद्र के बीच में विवाद है तब भी मामले की सुनवाई केवल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? समझ गए बातें? कोई दिक्कत तो नहीं? एकल क्षेत्राधिकार और समवर्ती क्षेत्राधिकार दोनों में कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है दोनों पॉइंट? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जब कभी भी विवाद होता है पैदा तो उसको अनुच्छेद 71 के तहत कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। ये बात हम पहले ही पढ़ा चुके हैं आपको राष्ट्रपति में पूरी तरह से। अगली बात, जब कभी भी कोई नदी जल विवाद चलता है तो नदी जल विवाद चलने का मतलब है कि नदी जल विवाद राज्य और राज्यों के बीच चलता है, तो ये विवाद अनुच्छेद 262 के तहत संसदीय कानून में आता है। किस में आता है? तो संसद के कानूनों के द्वारा इसकी सुनवाई होती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? नदी जल विवाद 2 राज्यों में हो या 2 से अधिक राज्यों में हो, उसकी सुनवाई संसदीय कानूनों से होती है, न कि न्यायपालिका के कानूनों से। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना? यानी कि वहां कानून बनाने का अधिकार संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा का। दोनों पॉइंट क्लियर है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई बार यूपीएससी तक, यूपीपीसीएस तक, यूपी ट्रिपल एससी तक लेखपाल में हुआ है वो, ठीक है। जब कभी भी नदी जल विवाद होगा तो कौन सुलझाएगा उसको? संसदीय प्रक्रियाओं से सुलझाया जाएगा, न कि न्यायपालिका उसको सुलझाएगी। क्लियर है? तो वो हाँ, दिमाग में वही रहता है ना कि 2 राज्यों के बीच में तो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा, पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं करता है। यहाँ 131 के तहत सुनवाई नहीं है, यहाँ 262 के तहत सुनवाई है, और 262 के तहत सुनवाई है, इसका मतलब क्या? 131 का हो गया डबल, यानी कि संसद में गया। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। होता क्या है, आप के खिलाफ कोई मुकदमा पहली बार जब लड़ा जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर अगर फैसला दे देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को यहां लोअर कोर्ट के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है या इसको हम एसडीएम कोर्ट भी कहते हैं, उससे नीचे भी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी लेवल इस पर फैसला दे देता है और आप उनके फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उस फैसले के विपरीत जाकर के खड़े हो सकते हैं हाई कोर्ट में। आप उस फैसले के विपरीत जाकर के हाई कोर्ट में खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हाई कोर्ट किसको रिकमेंड करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, लोअर कोर्ट को। इसका मतलब क्या है कि हाई कोर्ट यहां सुनवाई करेगा किसकी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले फैसले की। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले फैसले की सुनवाई यहां हाई कोर्ट करेगा तो हाई कोर्ट पहले तो यह जानना चाहेगा ना कि मुझे सुनवाई किसके खिलाफ करनी है? कोर्ट के खिलाफ। तो जो व्यक्ति मुद्दा लेकर के आया है, क्या वो वाकई में मुद्दा ऐसा है कि मैं उसकी सुनवाई करूं, कि वैसे ही मुंह उठा करके चला आया है? अगर मुद्दा ऐसा है या नहीं है, सबसे पहले तो हाई कोर्ट में इसीलिए ये होता है कि हाई कोर्ट में आप किसी भी मुद्दे को लेकर के जाते हैं तो उस मुद्दे को पहले एडमिट किया जाता है, यानी कि हाई कोर्ट पहले ये तय करता है कि मुद्दा मेरे सुनने के लायक है कि नहीं है। क्लियर है?
यहां की अपील जब भी यहां जाएगी तो यहां पर क्या किया जाएगा, इसको एडमिट किया जाएगा और एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट होगा, यानी कि जांच होगी कि मुद्दा सुनने के लायक है कि नहीं, और ट्रीटमेंट होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आप एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं। अगर जांच में सही पाया गया तो ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर गलत पाया गया तो बता देंगे ए सही निर्णय हुआ, चल चल निकल। समझ गए ना। ऐसे ही हाईकोर्ट से के मुद्दे से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसके खिलाफ कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी आप ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं जा सकते, तो वहां भी आपका कोई मुद्दा है तो उसको पहले क्या कराना पड़ेगा, आपको एडमिट कराना पड़ेगा, और जब मुद्दा यहां एडमिट हो जाएगा तो उसके बाद में देखा जाएगा कि मुद्दा सुनने के लायक है कि नहीं है, और अगर मुद्दा वाकई में सुनने के लायक है तो एक्सेप्टेबल है, अगर मुद्दा सुनने के लायक नहीं है तो वापस। क्लियर, दोनों बातें क्लियर है। यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके पास है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार एडमिट करने का अर्थ यहां क्या होता है कि मुकदमा निचली अदालत के फैसले की समीक्षा के लायक है या नहीं है, यह तय करना। बात समझ गए ना, समझ गए ना मैंने क्या बोला था अभी। यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास भी होता है और सुप्रीम कोर्ट के भी पास होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास भी होता है और सुप्रीम कोर्ट के भी पास होता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के पास किसके के लिए होता है, हाई कोर्ट के पास हो या सुप्रीम कोर्ट के पास हो, दोनों के दोनों ये फैसला निचली अदालत यानी कि अपने से लोअर कोर्ट के खिलाफ करते हैं। आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट नहीं हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुन लो जरा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सुनाएगा, तो गड़बड़ हो गया ना पूरा, तो उल्टा सिस्टम हो जाएगा। यहां तो एडमिट भी नहीं कर सकता वो तो ये कहेगा ये व्यक्ति पागल हो गया, इसको जल्दी से फांसी भेजो। समझ गए ना। यानी कि अपीलीय क्षेत्राधिकार हाईकोर्ट के भी पास है और सुप्रीम कोर्ट के भी पास है, लेकिन अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके खिलाफ होता है, तो हम कहेंगे कोई भी कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट है तो इसको अपने से लोअर कोर्टों के खिलाफ, और अगर सुप्रीम कोर्ट है तो इसको भी अपने से लोअर कोर्टों के खिलाफ। ठीक है, बात समझ गए अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132, 33, 124, 135, 136। ये 124 नहीं है बच्चा, 134 है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 132 से लेकर के 136 तक है। 132 में संविधान संशोधन करना है, यानी कि संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई मुद्दा है या संविधान में संशोधन करना है, तो ये मामलों की सुनवाई अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान की व्याख्या करनी है, आप कहें कि संविधान में ये शब्द गलत लिखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ करके बताएगा कि भाई साहब गलत लिखा नहीं गया है, आपने गलत समझ लिया है, इसकी मूल व्याख्या ये है। ठीक है, यानी कि संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है अनुच्छेद 132 के तहत। दीवानिक यानी कि तलाक का मामला, विवाह का मामला, संपत्ति का मामला, उत्तराधिकार का मामला, इस टाइप का कोई भी मामला है, अनुच्छेद 133 के तहत दीवानिक मामलों की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये भी उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। यानी कि यहां भी निचले वाले सदनों की बातों को वो सुन सकता है। ठीक है, फौजदारी का कोई भी मामला है अनुच्छेद 134 के तहत, जैसे मारपीट वगैरह, किसी की जमीन को हड़प लेना वगैरह, ये सब चीजें, ठीक है ना, ये फौजदारी में आ जाती है। फेडरल न्यायालय 135, फेडरल का मतलब है 133 और 134, यानी कि दीवानी और फौजदारी, इनमें से कोई भी प्रभावी नहीं है तो संसद इसका निर्माण कर सकती है। यानी कि कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जहां ना तो ये आता है ना ये आता है। साइबर क्राइम, दोनों में से किसी में आया क्या, नहीं आया ना, तो इसकी सुनवाई ना यहां होगी ना यहां होगी, इसकी सुनवाई फेडरल न्यायालय के अंडर में करेगा। ठीक है, 136 विशिष्ट मामले, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के मामले विशेष अनुमति से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है, लेकिन सैनिक न्यायालय की सुनवाई नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट कभी भी सैनिक न्यायालय की सुनवाई में दखलंदाजी नहीं करता है, सेना का कानून बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें।
क्लियर है भाई? नेक्स्ट, एक सौ 37 न्यायिक पुनरावलोकन है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को भविष्य में बदल भी सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है ना, समझ गए? ऐसा हमने देखा भी है। क्या कभी न्यायिक पुनरावलोकन हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है भैया। कब हुआ था? 1960 में बेरूबारी यूनियन वाद हुआ था। एक बेरूबारी यूनियन वाद हुआ था जिसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा चला। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में इस वाद को बदल दिया। ये कब चला था? 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बदल दिया। क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले निर्णय को नहीं माना, अपने ही निर्णय को नहीं माना। क्या कहा? और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग भिन्न अंग है। समझ गए ना? यानी कि कोई पुराना निर्णय सुप्रीम कोर्ट को मानना है कि नहीं मानना है, इसका निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन यहां समझ लीजिए, लेकिन अगर उससे निचला कोई भी सदन है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी कर रखा है तो वो तब तक निर्णय को नहीं बदलता है, तब तक उसको उन्हीं चीजों से काम चलाना है अपना। यानी कि उसको बदलने का काम केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही कर सकते हैं। समझ गए ना? क्लियर है? नेक्स्ट, 139 रिट निकालने की शक्ति। मूल अधिकार से अलग भी 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, जनादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध और प्रेषण। ये पूरी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, सारी पढ़ा चुका हूं। मूल अधिकार वाला चैप्टर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है? एक बार उसको रिपीट कर लेना, पूरी तरीके से टोटल समझ में आ जाएगा अपना। 141 सुप्रीम कोर्ट का आदेश एज ए डिग्री होगा, यानी कि इसको भारत के प्रत्येक न्यायालय को मानने के लिए बाध्य रहना पड़ेगा। बाबरी मस्जिद मामला 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। बाबरी मस्जिद मामला सबसे पहली बार फैजाबाद कोर्ट में चला था। कहां चला था? फैजाबाद कोर्ट में चला था। और फैजाबाद कोर्ट का मामला हाई कोर्ट तक गया। सभी कई सारे कोर्टों में इसके खिलाफ याचिकाएं दायर हुई, तमाम कोर्टों में यह मुद्दा चला बाबरी मस्जिद वाला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मुद्दे पर आया 9 नवंबर 2019 को। जितने भी कोर्टों में यह मामला चल रहा था, उन कोर्टों से मामला ऑटोमेटिक समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब है कि निचले सभी ऑर्डर खत्म। समझ गए बात? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट, अगली बात, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्शी क्षेत्राधिकार कहां है? अनुच्छेद 143 में। परामर्श 2 तरीके का है। पहली बात तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन मानने के लिए बाध्य। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भी हर मामले में सलाह देने के लिए बाध्य, यानी कि दोनों अपने अपने मदों पर स्वतंत्र हैं। ठीक है? अगली बात, जब कभी भी इस तरीके की बातें होती हैं, परामर्श क्षेत्राधिकार माना जाता है, तो सुनवाई 5 सदस्यों की बेंच के द्वारा की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा एक बात पढ़ाना हम तुमको भूल गए हैं पीछे, एक बात छोटी सी बताना भूल गए हैं, उसको भी क्लियर कर दूं मैं यही। ये वाली हमने 127 में तदर्थ न्यायाधीश पढ़ाया था। तदर्थ न्यायाधीश तो समझ में आ गया था, कोई दिक्कत तो नहीं उसमें। तो जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की गढ़पूर्ति नहीं होगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति से सीजेआई किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को बुला सकता है। एक है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? तो इसमें क्या है कि जिस समय पर सीजेआई उपस्थित नहीं है और कोई काम चल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को रोक दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को तो नहीं रोका जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों की एक बेंच बनाई जाती है, और ये बेंच कार्य करती है किसका? सीजेआई का। किसका कार्य करती है?
ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लायक, हर क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, क्लियर है। अब आगे हम पढ़ते हैं कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग का वर्णन अनुच्छेद 151 में है, सॉरी 148 में, पूरा वर्णन 148 से 151 तक है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, जिसको शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, तथा ये अपना त्यागपत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, यानी कि कैग पूरी तरीके से किसको समर्पित है, राष्ट्रपति को। कैग का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। कैग का जो पद है वो कैसा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। ठीक है, कैग का पद कहां से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। कैग का पद कहां से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। कैग को पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है, तो वैसी है जैसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, अभी बताई थी पूरी। नेक्स्ट, कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए वही मान्य होगा। ठीक है, सेम सुप्रीम कोर्ट की तरह है। नेक्स्ट, आगे, कैग जब अपना पद त्याग देता है तो उसके बाद ना तो भारत सरकार के अंडर में ना किसी राज्य सरकार के अंडर में कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, कैग भारत सरकार का मुनीम होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार का मुनीम किसको कहते हैं, कैग को। भारत सरकार का मुनीम किसको कहते हैं, कैग को कहते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 149 में कैग के कर्तव्य और उसकी शक्तियों का वर्णन है। तो भैया कैग के क्या कर्तव्य होंगे वो देख लीजिए। यह भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करता है। आप समझिएगा, लेखों का लेखा परीक्षण। मैंने एक समिति बनाई थी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का कार्य क्या था, भारत सरकार बजट पेश करती है, बजट के बाद क्या लाया जाता है, एस्टीमेट। एस्टीमेट के बाद क्या लाया जाता है, विनियोग। विनियोग लाने का मतलब क्या होता है, उसको पैसा मिल गया है। अब उसको जो पैसा मिल जाता है तो पैसा किस मद पर और कितना खर्च किया है, इसकी रिपोर्ट बनाने का कार्य करता है कौन, कैग। इसकी रिपोर्ट बनाने का कार्य कौन करता है, कैग। और कैग ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को। किसको देता है, कैग के द्वारा दी गई इस रिपोर्ट की जांच जिसके द्वारा होती है वो करती है कौन, लोक लेखा समिति। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण करता है। क्लियर है, यानी कि जो भी पैसा आया उनका क्या करता है, केवल परीक्षण करता है, न कि सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन पर नियंत्रण करता है। यानी कि कितना पैसा तुमने लिया, कितना खर्च किया, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको मतलब केवल इतने से है कि तुमने इतना लिया और इतना यहां खर्च किया, बस उसका लेखा परीक्षण करने से है, ना कि आपको नियंत्रित करने से। ठीक है। दूसरी बात, केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर व बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देनों का लेखा परीक्षा भी यही करता है। वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि का लेखा परीक्षा करता है। बात वही है, सारे लेखा परीक्षण वही करता है। वह भंडार गृहों का लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर स्थानीय निकायों का भी लेखा परीक्षा कर सकता है। स्थानीय निकाय समझते हैं ना, कंपनियां वगैरह। वह सरकारी कंपनियों और निगमों का भी लेखा परीक्षा करता है। इनमें से किसी का भी लेखा परीक्षा कर सकता है। अब आप एक बात बताइए, मुझे इतने सारे काम उसको दे दिए जाएंगे तो क्या इतने सारे काम कैग अकेला कर लेगा कि भारत सरकार का लेखा परीक्षण कर ले? भारत सरकार के अंडर में जितनी कंपनियां चल रही हैं उन सभी का लेखा परीक्षण कर ले, राज्य सरकारों का लेखा परीक्षण कर ले, तो इतने काम तो वो नहीं कर पाएगा। तो फिर उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए अपने असिस्टेंट। उसके असिस्टेंट बनाए जाते हैं। नंबर 1
केंद्र के स्टैंडर्ड पर यूपीएससी का एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके अंडर में 18 पोस्टें भरी जाती हैं। उन पोस्टों में से एक पोस्ट होती है आईआरएस की, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस की। ठीक है, आईआरएस जितने भी होते हैं ये किसके लिए होते हैं? तो कैग की रिपोर्टों को संशोधित कराने के लिए। ठीक है, दूसरा, राज्य के लेवल पर पीसीएस की परीक्षा होती है। ये तो हो गया केंद्र में सहायता देने के लिए। राज्य में सहायता कैसे मिलेगी? तो राज्य में पीसीएस की परीक्षा होती है, जिसको पीएससी बोलते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। पीएससी की परीक्षा में एक एग्जाम होता है आरओ का और एआरओ का, रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। ये किसके लिए होते हैं? राज्य स्टैंडर्ड पर लेखा परीक्षा कराने के लिए। ठीक है, एक परीक्षा थोड़ी सी स्थानीय लेवल पर होती है एसएससी सीजीएल की, और यहां एक पद होता है ऑडिटर का। और सबसे छोटे निचले स्तर पर, क्योंकि नीचे नीचे बन करके ऊपर तक रिपोर्ट जाती हैं सभी, तो सबसे निचले स्तर पर वास्तविक जो रिपोर्टें बना करके देता है वो कौन देता है? लेखपाल। तो आप ऐसे करके इस कड़ी को समझिए कि लेखपाल रिपोर्ट बना करके देता है ऑडिटरों को, ऑडिटर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं आरओआरओ को, आरओआरओ रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं आईआरएस को, और ये सारी रिपोर्ट मिल करके किसको दे दी जाती है? कैग को। कैग पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सुपुर्द कर देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के पास गई हुई पूरी रिपोर्ट का लेखा परीक्षण होता है लोक लेखा समिति द्वारा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट आगे, अनुच्छेद 150, संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप कौन तैयार करता है? कैग। अभी बताए थे, कोई दिक्कत तो नहीं है, और उसको सहायता देने के लिए भी होते हैं लोग। 151, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, कैग की संघ लेखा संबंधी रिपोर्ट। तो कैग संघ लेखा संबंधी रिपोर्ट जो है वो किसको दी जाती है? राष्ट्रपति उसे किसको देता है? स्पीकर को। और स्पीकर का मतलब क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? इसको संसद के समक्ष पेश करता है, और संसद के समक्ष पेश करने का मतलब क्या है? किसको सौंप देता है? लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, और जांच करने के बाद दोबारा से किसको सौंप देती है? स्पीकर को, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, और टोटल पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पूरी जांच कंप्लीट हो गई। अब आप बजट से किस ओर बढ़ जाते हैं? दो चीजें मैंने आपको बताई थी, एक होता है बजट, BUDGET बजट, और एक होता है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे बजट क्या होता है? तो बजट हमने बताया था कि भारत सरकार को काम करने के लिए अगले वर्ष के लिए पैसा लेना है, तो पैसा लेना है तो उसके लिए बनता है बजट, और उस पैसे में से कितना पैसा किस मद पर खर्च किया गया है इसकी रिपोर्ट जो छपती है उसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। यानी कि कैग की लेखा संबंधी रिपोर्ट, लेखा संबंधी रिपोर्ट कौन तैयार करता है? बजट की। हम ये कह सकते हैं बजट की रिपोर्ट तैयार करने का काम किसका है? समझ गए बात को? ये रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है? राष्ट्रपति रिपोर्ट किसको देता है? स्पीकर ये रिपोर्ट किसको समक्ष पेश करता है? संसद ये रिपोर्ट किसको देती है? लोक लेखा समिति को, और लोक लेखा समिति ये रिपोर्ट किसको वापस करती है? और स्पीकर के द्वारा ये रिपोर्ट छपवा दी जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? दोनों चीजों में कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि बजट अगले साल के लिए और इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का। ठीक है ना? ठीक है ना? नेक्स्ट, कैग की राज्य लेखा संबंधी रिपोर्टें किसको दी जाती है? राज्यपाल को, और सेम वहां भी यही पोर्शन चलता है। ठीक है, कैग लोक लेखा समिति का सहयोगी होता है। कैग के पद को सबसे महत्वपूर्ण पद किसने बताया था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है BR अंबेडकर साहब ने। भारत सरकार का मुनीम कौन है? कैग। भारत सरकार के लेखा संबंधी रिपोर्टें कौन तैयार करता है? कैग। लेखा संबंधी रिपोर्टों की जांच कौन करता है? कैग। और कैग की रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। समझ गए?
कैग की रिपोर्ट की जांच लोकलेखा समिति करती है और जांच हो जाने के बाद जो डाटा तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत इस बात में? क्लियर है? आराम से समझ में आ गया ना पूरा? टॉपिक कंप्लीट, भाग 5 खत्म। अब स्टार्ट होगा यानी कि केंद्र यानी कि संघ आपका खत्म हो गया है। अब भाग 6 स्टार्ट होगा जिसमें होगा राज्य। ठीक है, राज्य आपको समझ में तभी आएगा जब संघ पूरी तरीके से तुम्हारे दिमाग में तैर रहा होगा। इसलिए संघ को अच्छी तरीके से रिपीट कर लेना अब, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। आप इसको सही तरीके से रिपीट कर लोगे तो 1-2 क्लास में ही वो खत्म हो जाएगा। अगर इसको रिपीट नहीं किया तो उसको समझाना फिर बहुत टिपिकल हो जाएगा। इसके लिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? खत्म कीजिए आज की क्लास।